आज हम कर्मयोग की बात करेंगे, जो सिखाता है आत्मा और परमात्मा क्या है। हमारी सोच किस पर निर्भर है, हमारे खुद से या किसी और से। चलिए हमारे साथ इस एपिसोड को सुनते हैं। बहुत गहरी और रोचक बात पूछी है आपने। मैं इसे आपको कहानी के रूप में, फिर धर्म और न्याय के अनुसार गुनाह, अपराध और अंत में कर्माचक्र के दृष्टिकोण से समझाऊंगा। कहानी राजा का नगर प्रवेश। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में समाचार आया कि राजा, आज के समय में आप चाहे तो पीएम, सीएम समझ लीजिए, नगर में आगमन करने वाले हैं। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। बाजार सजने लगे, रास्तों पर फूल बिछाए जाने लगे। लेकिन उसी नगर में भीड़ इतनी बड़ी कि धक्का मुक्की मच गई। लोगों की सांसें रुकने लगीं, कुछ गिर गए और अफसोस की बात, 2-3 निर्दोष लोग दबकर मर गए। अब सवाल उठा, क्या राजा दोषी है, या जनता दोषी है, या प्रशासन दोषी है? और सबसे ऊपर कर्मचक्र इसे कैसे गिनता है? न्याय और गुनाह की श्रेणियां। भारतीय कानून और धर्मशास्त्र दोनों कहते हैं कि हर घटना के कई स्तर पर जवाबदेही होती है। प्रत्यक्ष अपराधी, डायरेक्ट ऑफेंडर। अगर किसी ने जानबूझकर धक्का देकर किसी को गिराया, तो वह हत्या आईपीसी 302 या गैरइरादतन हत्या 304 के अंतर्गत दोषी हो सकता है। लापरवाही से अपराध, नेग्लिजेंस। अगर प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा ने उचित इंतजाम नहीं किया, बैरिकेड या व्यवस्था सही नहीं की, तो यह लापरवाही से मृत्यु आईपीसी 304 बनता है। नैतिक उत्तरदायित्व, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजा, पीएम, सीएम सीधे धक्का देने वाले तो नहीं होते, लेकिन उनका काफिला, उनकी सुरक्षा की वजह से भीड़ जमा होती है। इसलिए उन पर नैतिक जिम्मेदारी तो होती है। कर्मचक्र कार्य हिस्से। कर्मचक्र केवल कानूनी दोष नहीं देखता, वह भावना, इरादा और परिणाम तीनों को देखता है। जनता का कर्म। भीड़ में धक्का मुक्की करने वाला व्यक्ति यदि किसी को गिरा दे, तो उसका पाप सीधे उस आत्मा पर लिखा जाएगा। प्रशासन का कर्म। यदि कर्तव्य में लापरवाही की, तो उनका कर्म बंधेगा। राजा, नेता का कर्म। अगर उसने महज दिखावे के लिए भीड़ जुटवाई, तो कर्म उसे भी छुएगा। अगर उसने शुद्ध नीयत से नगर प्रवेश किया लेकिन व्यवस्था बिगड़ गई, तो पाप कम होगा पर नैतिक बोझ रहेगा। कर्मचक्र ऐसे है जैसे नदी का प्रवाह। हर लहर, कर्म, अपने स्रोत से निकलती है और समुद्र, फल, में मिलती है। चाहे राजा हो या आमजन, कोई भी कर्मचक्र से बच नहीं सकता। गहन विश्लेषण, कर्म कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए, भीड़ में एक व्यक्ति दबकर मरता है। उसकी आत्मा ऊपर से देखती है। किसने धक्का दिया? किसने मदद नहीं की? किसके आदेश से यह भीड़ बनी? यह सब कर्मचक्र की किताब में अंकित हो जाता है। फिर समय आने पर धक्का देने वाले को जीवन में ऐसा अनुभव मिलेगा जहां कोई उसे भी लापरवाही से नुकसान पहुंचाएगा। प्रशासन में जो लापरवाह था, उसके घर में किसी दिन ऐसी समस्या होगी कि जिम्मेदारी निभानी होगी। और राजा को भी कभी न कभी अपने निर्णयों के बोझ का फल भुगतना पड़ेगा, शायद आलोचना, शायद अपमान, या कभी और रूप में। सीख, मोरल। कानून इंसान को बाहर से बांधता है, लेकिन कर्मचक्र आत्मा को भीतर से बांधता है। इरादा प्लस कर्मफल। अगर इरादा शुद्ध है, पर व्यवस्था टूटी है, हल्का पाप। अगर इरादा दिखावे का था और मौत हुई, गहरा पाप। हर इंसान अपने हिस्से का उत्तरदायित्व लेता है। राजा, प्रजा और प्रशासन सभी। भाई, यही है कर्मचक्र का न्याय, जहां न कोई रिश्वत चलती है, न राजनीति। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको कर्मचक्र, कर्माचक्र की गहरी समझ एक कहानी के माध्यम से दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि कर्म कैसे काम करता है। कहानी, स्टेशनरी की दुकान और कर्मचक्र। अहमदाबाद शहर की एक व्यस्त गली में एक स्टेशनरी की दुकान थी। वहां बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई किताबें, कॉपियां और डिक्शनरी खरीदने आता था। एक दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। दुकान के मालिक को अंदाजा भी नहीं हुआ कि भीड़ में से कोई चोरी कर रहा है।
एक आदमी चुपचाप सामान उठा रहा था और सोच रहा था, कोई देखेगा ही नहीं, ये मेरा फायदा है। भीड़ में खड़ा एक दूसरा ग्राहक, जो डिक्शनरी ले रहा था, इस चोरी से अनजान था। उसे लगा, मुझे बस मेरी डिक्शनरी मिल जाए, मुझे क्या लेना किसी और से। लेकिन कर्म चक्र का नियम कुछ और ही था। कर्म चक्र कैसे काम करता है? चोर का कर्म। चोर ने गलत काम किया, अभी उसे तुरंत पकड़ा न भी जाए, पर उसका कर्म उसके भीतर भय और चोरी की आदत का बीज बो देगा। वह हर बार शक में जिएगा कि कहीं कोई पकड़ न ले। यही मानसिक बोझ आगे चलकर उसे बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। यानी कर्म चक्र, बीज बोना फल पाना। उसने बुरा बीज बोया तो भविष्य में दुख का फल मिलेगा। भीड़ में डिक्शनरी लेने वाला ग्राहक, वह सीधे चोरी में शामिल नहीं था, लेकिन उसने यह सोचकर आंख मूंद ली, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। यहां भी कर्म चक्र काम करेगा। उसने अनदेखी करने का बीज बोया। आगे जब उसके साथ अन्याय होगा तो लोग भी वही करेंगे, मुझे क्या लेना देना। उसे मदद नहीं मिलेगी। यानी कर्म चक्र केवल कर्म से नहीं, बल्कि निष्क्रियता से भी बनता है। दुकानदार। दुकानदार मेहनती था लेकिन लापरवाह भी। उसका कर्म था सावधानी न रखना। इस लापरवाही का परिणाम नुकसान हुआ। आगे यदि वह सीखेगा और सचेत होगा तो कर्मचक्र उसे सुधार देगा। गीता का दृष्टिकोण। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। चोर ने गलत कर्म किया, उसे दुख का फल मिलेगा। ग्राहक ने आंख मूंदी, उसे वही अनुभव जीवन में मिलेगा। दुकानदार ने लापरवाही की, उसे सबक मिलेगा। यह सब कर्म चक्र की न्याय व्यवस्था है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। गहरी सीख। कर्म चक्र उसी तरह काम करता है जैसे बीज और वृक्ष। अच्छा बीज बो सुख का फल, बुरा बीज बो दुख का फल। यह फल कभी तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर। कर्म सिर्फ हमारे काम नहीं, बल्कि हमारे विचार, नीयत और निष्क्रियता भी होते हैं। अब सोचो, अगर उस ग्राहक ने चोर को रोक दिया होता या दुकानदार को इशारा किया होता, उसका कर्म साहस और धर्म रक्षा का होता। भविष्य में जब उसे कठिनाई आती, कोई न कोई उसकी मदद जरूर करता। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपका प्रश्न, मैनेजमेंट कंपनी में दो व्यक्तियों का अलग अलग काम और उसका फल सीधे सीधे गीता के कर्मचक्र से जुड़ता है। मैं इसे एक कहानी प्लस गहरी व्याख्या में समझाता हूं। कहानी, मैनेजमेंट कंपनी का कर्मचक्र। एक बड़े शहर में सत्य मैनेजमेंट कंपनी थी। इस कंपनी में दो कर्मचारी काम करते थे। अरुण ईमानदार, मेहनती, समय पर काम पूरा करने वाला। विकास काम में लापरवाह, शॉर्टकट खोजने वाला और जिम्मेदारी टालने वाला। कंपनी के डायरेक्टर ने दोनों को एक ही प्रोजेक्ट सौंपा। क्लाइंट की रिपोर्ट 1 महीने में पूरी करके देनी है। अरुण का कर्म, उसने योजना बनाई, टीम से अच्छे संबंध बनाए, रात दिन मेहनत करके समय पर रिपोर्ट तैयार की। नतीजा, प्रोजेक्ट सफल हुआ, क्लाइंट खुश हुआ, कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला। फल, अरुण को बोनस, प्रमोशन और सबका सम्मान मिला। विकास का कर्म, उसने शुरुआत में ही टालमटोल किया, डेटा अधूरा रखा, डेडलाइन से पहले कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट जमा की। नतीजा, क्लाइंट नाराज हुआ, कंपनी को नुकसान हुआ। फल, विकास को मैनेजमेंट से चेतावनी मिली, प्रमोशन रुका और सहकर्मियों का भरोसा टूटा। गीता और कर्म चक्र की गहरी व्याख्या। भगवद गीता कहती है, जैसा कर्म वैसा फल। यह कर्म चक्र है। अगर कर्म सत्कर्म है, फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म कुसंगत या लापरवाही वाला है, फल बुरा मिलेगा। कर्म चक्र 3 चरणों में काम करता है। विचार, थॉट्स, पहले मन में संकल्प उठता है। कर्म, एक्शन, उस संकल्प को कार्य रूप में किया जाता है। फल, रिजल्ट, उसी कार्य के अनुसार प्रतिफल मिलता है।
अरुण के सही विचार सही कर्म अच्छा फल। विकास के गलत विचार लापरवाही वाले कर्म बुरा फल। मैनेजमेंट से जीवन का संबंध। यह कहानी सिर्फ कंपनी की नहीं है, जीवन की भी है। हमारा हर छोटा बड़ा कर्म इस ब्रह्मांड के कर्म चक्र में दर्ज होता है। सही कर्म सुख, प्रगति, मान सम्मान। गलत कर्म दुख, रुकावटें, अपमान। निष्कर्ष। कर्म चक्र को रोकना किसी के हाथ में नहीं। जैसे बीज बोया जाएगा वैसा ही पेड़ उगेगा। इसलिए गीता कहती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह भी सत्य है कि फल कर्म के अनुसार ही मिलेगा। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। बहुत सुंदर प्रश्न। आपने बुक स्टोर, दोस्तों का ज्ञान लेना और मस्ती करना, इन सबको कर्मचक्र, कर्माचक्र से जोड़ा है। आइए इसे एक कहानी के रूप में गहराई से समझते हैं। कहानी, बुक स्टोर का कर्मचक्र। एक छोटे से शहर में एक बुक स्टोर था। हर रविवार को वहां 4-5 दोस्त आते थे। आधे दोस्त 50% किताबों से सच में ज्ञान लेना चाहते थे। बाकी आधे 50% दोस्त बस मौज-मस्ती, हंसी मजाक के लिए आते थे। दृश्य 1। ज्ञान लेने वाले। राहुल और सीमा किताबों की अलमारियों में जाते। इतिहास, विज्ञान, आत्मविकास और भगवद गीता जैसी किताबें उठाते। वो हर किताब से कुछ नया सीखते और चर्चा करते कि ये बात हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। उनका मन सतोगुण की तरफ बढ़ता, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे थे। उनका कर्मचक्र ज्ञान की ओर घूम रहा था। दृश्य 2। मस्ती करने वाले। वहीं दूसरी तरफ अमित और करण किताबें खोलते, लेकिन किताब पढ़ने की बजाय कार्टून जैसे चेहरे बनाते, मजाक उड़ाते और कहते, अरे किताब पढ़ने से क्या मिलेगा, मजा तो बस टाइम पास में है। उनका मन तमोगुण की ओर जा रहा था, क्योंकि ऊर्जा अज्ञान और व्यर्थता में खर्च हो रही थी। उनका कर्मचक्र भ्रम और आलस्य की ओर घूम रहा था। कर्मचक्र का संतुलन। अब सवाल यह है कि जब दोनों प्रकार की ऊर्जा, ज्ञान प्लस मस्ती, एक ही जगह हो, तो कर्मचक्र कैसे काम करेगा? कर्मचक्र हमेशा मन की नीयत, इंटेंशन और कर्म की दिशा पर चलता है। अगर कोई दोस्त किताब लेकर सिर्फ टाइम पास करता है, तो उसका कर्मफल वैसा ही होगा, हल्कापन, मजाक, लेकिन कोई स्थायी फल नहीं। जो दोस्त ज्ञान लेकर जाते हैं, उनका कर्मफल गहरा होगा। भविष्य में वही ज्ञान उनके निर्णयों और जीवन को दिशा देगा। गीता से दृष्टि। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। जिसने बुक स्टोर में आकर ज्ञान का कर्म किया उसका फल ज्ञान वृद्धि, विवेक, सही निर्णय। जिसने मस्ती का कर्म किया उसका फल क्षणिक हंसी, पर भविष्य में खालीपन। गहरा विश्लेषण, डीप एनालिसिस। कर्म चक्र ऊर्जा का गोला है। हर विचार और काम उसमें बीज की तरह जाता है। ज्ञान प्रकाश का बीज, मस्ती छाया का बीज। बीज समय पर फल देंगे। जो आज किताबों से सीखेंगे, वो कल सही निर्णय लेंगे। जो आज सिर्फ टाइम पास करेंगे, वो कल निर्णय में डगमगा सकते हैं। संतुलन जरूरी है। जीवन में थोड़ी मौजमस्ती भी चाहिए, लेकिन आधार हमेशा ज्ञान होना चाहिए, वरना कर्मचक्र गलत दिशा में घूम जाएगा। शिक्षा, मोरल। बुक स्टोर की ये छोटी सी घटना हमें सिखाती है कि कर्मचक्र केवल हमारे बाहरी काम से नहीं, बल्कि अंदर की नीयत से भी घूमता है। अगर हम 50% समय भी ज्ञान को दे दें, तो वही ज्ञान भविष्य में 100% फल देगा। मौजमस्ती क्षणिक है, पर ज्ञान जीवन भर का साथी है। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। बहुत गहरी और रहस्यमयी बात पूछी है आपने। मैं इसे कहानी प्लस गीता के सिद्धांत प्लस कर्मचक्र, कर्माचक्र के साथ समझाता हूं। कहानी, 2 लड़के और रहस्य। एक गांव में 2 लड़के रहते थे। पहला लड़का बड़ा था, उसका नाम विवेक। वह हर बात सोच समझकर करता, धैर्यवान था। दूसरा लड़का छोटा था, उसका नाम मानस।
वह भावनाओं से जल्दी बहक जाता, गुस्सा और खुशी दोनों में तुरंत प्रतिक्रिया देता। गांव में एक पुराना मंदिर था। वहां दीवार पर एक शिलालेख, पत्थर की पट्टी पर लिखा था, जो अपने कर्मचक्र को समझ लेगा, वही जीवन का रहस्य खोल पाएगा। दोनों ने यह पढ़ा और रहस्य को जानने की जिद की। कर्मचक्र कैसे काम करता है? गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है, चाहे वह सोच, विचार, वाणी, बोली या क्रिया, काम के रूप में क्यों न हो। कर्मचक्र विचार, भावना, कर्म, परिणाम, फिर से विचार। यानी हर सोच, सही या गलत, एक बीज है जो भावना बनकर कर्म में बदलता है और उसका परिणाम जीवन में लौट आता है। कहानी में कर्मचक्र। छोटा लड़का मानस, वह बिना सोचे बोल देता, मुझे यह चाहिए या ये गलत है। उसके गुस्से और लालच से लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसका कर्मचक्र जल्दी जल्दी घूमता और हर बार नकारात्मक परिणाम लौट कर आता। बड़ा लड़का विवेक, वह पहले सोचता, क्या यह सही है? इससे किसी को दुख तो नहीं होगा। उसके विचार शांत थे, इसलिए भावनाएं भी संतुलित रहीं। उसने दूसरों की मदद की, सच बोला और धैर्य रखा। उसका कर्मचक्र धीरे धीरे सकारात्मकता से भरता गया। गहरा विश्लेषण। भावना का रहस्य। दोनों लड़कों की भावनाएं सच्ची थीं, गुस्सा भी सच्चा, दया भी सच्ची। फर्क यह था कि विवेक ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा, जबकि मानस ने भावनाओं को अपने ऊपर नियंत्रण करने दिया। परिणाम। समय बीता। गांव में एक संकट आया। बार मानस घबरा गया और चीखने चिल्लाने लगा। विवेक शांत रहा। उसने लोगों को संगठित किया, नाव बनाई और गांव को बचाया। यही रहस्य था, सही भावनाएं प्लस सही दिशा, कर्मचक्र का सकारात्मक परिणाम। सीख। छोटा लड़का हमारी कच्ची इच्छाएं और भावनाएं, बड़ा लड़का हमारी समझ और धैर्य। जब दोनों संतुलन में चलते हैं, मनुष्य का कर्मचक्र सही चलता है। गलत विचार, गलत भावना, गलत कर्म, दुख लौट कर आएगा। सही विचार, संतुलित भावना, सही कर्म, सुख और विकास लौट कर आएगा। निष्कर्ष। रहस्य यही है कि जीवन का खेल भावनाओं पर नहीं, भावनाओं के संतुलन पर चलता है। कर्मचक्र को सही दिशा में चलाने के लिए विचारों को शुद्ध और कर्मों को सजग रखना जरूरी है। हमारे एपिसोड सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और आगे के एपिसोड सुनते रहिए और समझ यह स्टोरी के जरिए हम जीवन कैसे जीना चाहिए।